क्या कॉन्स्टिट्यूशन को मानना हमारे लिए मैंडेटरी होता है, उसकी रिस्पेक्ट करना या उसके अंडर चलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज के इस लेक्चर में मिल जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया था बेटा ताकि इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है वो हमेशा डेमोक्रेटिक रहे, वहां हमेशा इक्वालिटी रहे, वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। भाई कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को बनाने का जो आइडिया है वो सबसे पहले 1934 में बेटा एम.एन. रॉय ने दिया था। आप कभी भी ये चीज यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जो सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है, जिसमें आप, मैं और इंडिया में रहने वाले सभी लोग फ्री हैं, फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। इट डजेंट मैटर कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई किसी के पास हाई पावर है, किसी के पास लो पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? होपिंग कि आप सभी बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और सारी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें आज के इस चैप्टर में बेटा डिस्कस करना है। हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं? मैम, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को मानना हमारे लिए मैंडेटरी होता है, उसकी रिस्पेक्ट करना या उसके अंडर चलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज के इस लेक्चर में मिल जाएंगे, जहां मैं आपको ये बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए कितना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है नेहा शर्मा और मैं हूँ आपके एसएसटी की मेंटोर, जिसके साथ आप पढ़ रहे हो एसएसटी। चलो तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। आज हमें इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा यही पढ़ना है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज का, इसमें क्या रोल है और कैसी सारी चीजें हैं, राइट? तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। हाउ इज अवर कंट्री गवर्न एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज? हमारी कंट्री गवर्न कौन करता है, कैसे हमारी कंट्री चलती है, हमारी कंट्री के लॉस कौन बनाता है, कौन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपको पता ही है कि इंडिया को आजादी मिल गई थी बेटा 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमारा जो इंडिया है, जहां पर बेटा ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी एक कॉलोनी बनाया हुआ था, हमारे ऊपर वो लोग राज कर रहे थे। फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद होता है बेटा, हमें आज़ादी मिलती है। अब हमारे देश को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, जहां पर सारे राइट्स, सारी ड्यूटीज़, सारे लॉज और वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हों जिससे हमारा देश चल सकता है। तो इसीलिए बेटा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इसीलिए बेटा 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया बेटा, एडॉप्ट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया था बेटा ताकि इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है वो हमेशा डेमोक्रेटिक रहे, वहां हमेशा इक्वालिटी रहे, वो हमेशा आगे बढ़ती रहे, ठीक है। हर साल बेटा हम इसी दिन रिपब्लिक डे भी मनाते हैं और इसी दिन बेटा क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अडॉप्ट हुआ था। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और ये 26 नवंबर को बन भी गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारे सामने हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो एक ऐसी रूल बुक, एक बुक मान लो, एक ऐसी रूल बुक बेटा जिसमें सारे लॉज लिखे हैं, जिसमें सारी पावर्स लिखी है, जिसमें सारे फंक्शंस लिखे हैं, जिसमें सारी ड्यूटीज लिखी हैं, सारी राइट्स लिखी हैं, ठीक है। जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड महसूस हुई कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बनाने में बेटा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया था। तो जब मैम वो बन के 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था तो फिर इसे 26 जनवरी को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? इसीलिए बेटा क्योंकि 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी ने
पूर्ण स्वराज यानी कि फुल्ली इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था। तो उस चीज को भी याद रखने के लिए और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। इसीलिए इस डेट को हमेशा के लिए सिंबलाइज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसी दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? एक सेट है जिसमें सारे के सारे फंडामेंटल रूल्स लिखे हुए हैं जो हमें एक्चुअल में ये बताते हैं हाउ अ कंट्री और स्टेट इज रन, कि कैसे एक देश को चलाना है और कैसे एक स्टेट को चलाना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो एक सुप्रीम लॉ है। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें सारे के सारे फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, सारे प्रोसीजर, सारी प्रैक्टिसेस, राइट, पावर, ड्यूटी, सब कुछ इंक्लूड होता है। जो मैंने आपको बोला भी कि एक ह्यूमन बीइंग के पास क्या राइट है, एक ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, क्या क्या लॉज है, क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी चीज बेटा कहाँ लिखी होती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल राइट्स टू ऑल पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, कास्ट, रेस, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है, वो सबको इक्वल राइट्स देता है। ठीक है। किसी के भी साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में अलाउ नहीं है। कुछ मैटर नहीं करता कि आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका रिलीजन क्या है, कुछ मैटर नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बेटा इक्वल राइट्स देते हैं। मेरे पास जो राइट्स है सेम राइट्स आपके पास भी हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? हम बार बार बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेटा फीचर्स क्या हैं? इट लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ठीक है, कितने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे आपको पता है हमारी गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, है कि नहीं है? कि नहीं है? लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है ना, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, फिर एक जुडिशरी है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फिर तीनों ही ऑर्गन के पास क्या क्या पावर होगी, वो किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीजें भी कहाँ लिखी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। फिर ये बताएंगे कि भाई जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन हैं उनके पास क्या पावर है और वो किस तरीके से काम करेगी। जैसे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि लेजिस्लेटिव का काम लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जुडिशरी का काम क्या है? सब पे भाई नजर रखना, जस्टिस देना। इसमें सारे ऑल सेट ऑफ कोर्ट्स वगैरह आएंगे। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है बेटा। ये हमें बताती हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ भी कहाँ लिखा है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बेटा क्यों बनाई होगी, किस लिए बनाई गई, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ने बेटा एक मेजर रोल प्ले किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अच्छे तरीके से फ्रेम करने में जो मेजर रोल है वो किसका है? कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का है। जैसे कि द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय इन 1934। भाई कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को बनाने का जो आइडिया है वो सबसे पहले 1934 में बेटा एम.एन. रॉय ने दिया था, बट इवेंचुअली केम इनटू फोर्स। बट बाद में, ठीक है, क्या हुआ? इवेंचुअली ये आइडिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि जब ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद इस आइडिया को क्या किया गया बेटा? सीरियस लिया गया, इस आइडिया को अपनाया गया और फिर ये सोचा गया कि हाँ अब हमें कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनानी चाहिए जो क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, उसे ड्राफ्ट करेगी एंड ऑल दी थिंग्स।
9 दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ इंडिया मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर है या जो ये कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली है, ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिलते हैं। ठीक है, इसमें बेटा कितने मेंबर हैं? 299 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, लगभग 3 साल लेते हैं और क्या करते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। अगर कोई आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछे तो आप लिख सकते हो 2 years 11 months और 18 days। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 years के करीब ही क्या है बेटा, टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में जितने मेंबर थे, इन सब ने ही मिलकर क्या बनाया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके की ये कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली थी। सारे अपने व्यूज देते थे, सारे अपनी चीजें बताते थे कि कैसे क्या हो सकता है, राइट। देन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, इनका पहला सेशन कब हुआ बेटा? 11 दिसंबर 1946 को इनका पहला सेशन हुआ, जिसमें इन्होंने बात करी किस तरीके से क्या चीजें करनी है। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बेटा क्या किया गया, टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, समझ रहे हो कि भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद बेटा बाद में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का क्या बोला गया कि आप इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के प्रेसिडेंट हो। आपको पिक्चर में भी दिख रहे हैं, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कौन है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जिन्हें इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का क्या चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें चेयरमैन बोला गया इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो टेम्परेरी थे। ठीक है, बाद में जो मेन चेयरमैन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। बहुत अलग अलग मेंबर भी बनाए गए, जैसे कि सरोजनी नायडू भी इसके एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के बेटा इंपॉर्टेंट मेंबर थे और इन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में एक मेजर रोल प्ले किया है। तो आप ये देखो, ये पहला दिन है जब कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का इंडिया में, ये पहला दिन है, कुछ इस तरीके से ये असेंबली बैठा करती थी। और ये जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, साइन किया, और हमने उस चीज को एडॉप्ट किया। ठीक है, अब आप लोगों ने अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं देखा होगा, वरना कभी ना कभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिमेबल देखा ही होगा। ठीक है, जिसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है, एक साथ मिलकर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं, इंडिया एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सारे सिटीजन्स को ये सिक्योर करेगा। तो इस तरीके का एक ये आप ये कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रिमेबल है, और ये इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें जस्टिस की बात है, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात है। और लिखा है कि हम 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इस चीज़ को दुनिया के सामने ला रहे हैं, या फिर हमने ये साइन किया है। तो ये आपने इस तरीके का ये चीज़ देखी ही होगी। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पर इस तरीके से लिखा हुआ है, हिंदी में इसे प्रस्तावना कहते हैं, कि ये हमारे संविधान की क्या है बेटा, प्रस्तावना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका मतलब हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है आपका, ठीक है, सुवर्ण। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या है इसमें क्या लिखा है, इस वर्ड में लिखा है कि इंडिया इज अ फ्री कंट्री, इंडिया एक फ्री कंट्री है। अब हमारे ऊपर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है, किसी भी नेशनल या किसी भी एक्सटर्नल पावर का हमारे ऊपर अब कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम एक फ्री कंट्री हैं। अब हम अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते हैं, हम अपने रूल्स खुद बना सकते हैं, हम अपने लॉज खुद बना सकते हैं। अब हमारे ऊपर ना किसी एक्सटर्नल पावर का कंट्रोल है, ना किसी अदर कंट्री का या अदर नेशन का। ठीक है, इसके बाद बोला गया है 1976 में बेटा 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो वर्ड और ऐड किए गए इंडिया की
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 वर्ड, ठीक है, जो ये प्रस्तावना बनाई गई थी, ठीक है, जो ये आप कह सकते हो प्रीमेबल बनाया गया था, इसमें ये चीज लिखी गई कि हम 42 अमेंडमेंट कर रहे हैं और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 वर्ड और ऐड कर रहे हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर। इसका क्या मतलब था कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, ठीक है, उन सबके बीच इक्वल एक्सेस है इंडिया की वेल्थ का। आप समझ रहे हो, सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा, डजेंट मैटर आप रिच हो पुअर हो, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, कुछ मैटर नहीं करता। इंडिया में जितनी भी वेल्थ है, जितने भी रिसोर्सेज है, उसमें इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान का इक्वल राइट है, किसी का ज्यादा राइट नहीं है, किसी का कम राइट नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया कि भाई सिंपल सी बात है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का नहीं है, इंडिया सेक्युलरिज्म को मानता है। इंडिया किसी भी एक रिलीजन को ये नहीं बोलेगा कि ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। तो आपको पता है इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है बेटा, कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि इंडिया एक इस्लामिक कंट्री है या एक हिंदू कंट्री है या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली कंट्री है, नहीं, आप कभी भी ये चीज यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जो सेक्युलरिज्म पे बेस्ड है, जिसमें आप, मैं और इंडिया में रहने वाले सभी लोग फ्री हैं, फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आप हिंदू रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सकते हो, आप सिखिज्म को फॉलो कर सकते हो, आप मुस्लिम इस्लाम को फॉलो कर सकते हो, आपका जो मन करे। तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया ने हमेशा सेक्युलरिज्म की बात की है, ठीक है। इसके बाद बेटा गवर्नमेंट जो है वो किसी के भी साथ किसी भी रिलीजन के बेसिस पर क्या नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सबको इक्वली ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं है कि हिंदू को अलग प्रायोरिटी, मुस्लिम को अलग प्रायोरिटी या क्रिश्चियन को अलग प्रायोरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी के भी साथ रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इसके बाद एक और टर्म है बेटा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जितने भी इंडिया में एडल्ट सिटीजन्स हैं, एडल्ट सिटीजन मतलब जिनकी एज 18 या फिर 18 प्लस है, उनके पास ये राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बेटा खुद चूज कर सकते हैं। आपके पास अभी आप 18 प्लस नहीं हुए इसलिए आपके पास ये राइट नहीं है, बट मैं 18 प्लस हूं तो मेरे पास ये राइट है कि मैं जाऊं वोट करूं, मेरे पास राइट टू वोट है, मैं वोट करती हूं और मैं अपने आप चूज करती हूं कि भाई हमारी कंट्री को क्या कौन रूल करे, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज करती हूं। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां लोगों के पास अपने लीडर, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने की आजादी है, राइट है, ठीक है। उसके बाद जिन रिप्रेजेंटेटिव को बेटा हम चूज करते हैं वो हमारी कंट्री में रूल करते हैं। हर 5 साल बाद बेटा इलेक्शन होते हैं जिसमें लोग क्या है, वोट देने जाते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। इसके बाद एक टर्म आई है यहाँ पर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या है? ये इंडिकेट करता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो हमारे स्टेट के हेड है उन्हें हमेशा कौन इलेक्ट करेगा बेटा? लोग इलेक्ट करेंगे। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। इंडिया में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इलेक्टेड हेड है। कोई भी आपसे कभी भी फ्यूचर में भी क्वेश्चन कर ले कि इंडिया के स्टेट हेड कौन है, तो आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखना है। हमारे इंडिया के स्टेट हेड बेटा प्रेसिडेंट होते हैं और उन्हें हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं बेटा वो इलेक्टेड मेंबर्स जिन्हें हमने ही पार्लियामेंट में भेजा होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं हर 5 सालों में। कोई पूछे कि आप प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हो? नहीं, हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते बेटा। हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और वही इलेक्टेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर क्या करते हैं बेटा? प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेन एम क्या है, आओ जरा एक बार उन्हें भी पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा जस्टिस। सबसे पहला क्या है? जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। इट मीन्स
It means conferring an equal status to everyone, individual, irrespective of caste, creed, religion, race, sex. बहुत सिंपल सी बात बोली गई है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर हर एक इंसान के लिए जस्टिस की बात करता है। किसकी बात करता है? जस्टिस की बात करता है। इसका मतलब है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, कोई ना ऊपर है कोई ना नीचे है, सब एकदम इक्वल है। उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेटा, 1% भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डजेंट मैटर उनकी कास्ट क्या है, उनका सेक्स क्या है, वो मेल है वो फीमेल है, ठीक है, उनका रिलीजन क्या है, उनका कलर क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता, सबको जस्टिस मिलेगा। उसके बाद सेकेंड वर्ड है बेटा लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है बेटा फ्रीडम, आजादी। इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं बेटा सबके पास लिबर्टी है। किस चीज की आजादी है मैम? बोलने की आजादी है। आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो, आप अपने थॉट्स को, अपने जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके जो भी फेथ हैं, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, आपके बिलीव्स हैं, आप उन्हें बोल सकते हो। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपके पास आजादी है, ठीक है। देन बेटा थर्ड वन इज इक्वालिटी। थर्ड वन क्या है? इक्वालिटी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि सारे जितने भी सिटीजन्स हैं, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। सिंपल सी बात है, हमारे कानून के सामने, हमारी लॉ के पहले सारे सिटीजन्स क्या है बेटा? इक्वल है। अगर मैं कोई क्राइम कर रही हूँ, सेम क्राइम कोई राजा का बेटा कर रहा है, दोनों को क्या मिलेगा? सेम ही, क्या बोलते हो, सेम ही ट्रीटमेंट होगा दोनों के साथ। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि भाई ये भाई किसी बड़े मंत्री का बेटा है, इसने कोई क्राइम कर दिया तो इसे छोड़ दूं, नहीं। हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि डजेंट मैटर कोई रिच है कोई पुअर है, कोई किसी के पास हाई पावर है किसी के पास लॉ पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सारे जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में इक्वल हैं, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटी की बात करता है, वो फ्रेटर्निटी की बात करता है, वो ब्रदरहुड की बात करता है, डेट्स इट। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ्रेटर्निटी को प्रमोट करो, आप लोग यूनिटी के साथ रहो इंडिया में। आप इंडिया बेटा एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे रिलीजन है। देखो, कोई जैनिज्म को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म को, कोई सिखिज्म को, कोई हिंदुइज्म को, कोई इस्लाम को, कोई क्रिश्चियनिटी को, है ना। तो सब अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, सबके अलग अलग धर्म हैं, ठीक है। तो इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हो, आप क्या करो बेटा? भाईचारे के साथ रहो, ठीक है, ब्रदरहुड को बनाए रखो। आप अलग अलग कम्युनिटी के हो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग मिलके रहो और देश की यूनिटी को मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो ये यूनिटी की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं। अब लास्ट दो टॉपिक रह गए आपके, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आता ही आता है बेटा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स है क्या? Fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution of India which are guaranteed to all citizens. There are 6 fundamental rights. देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। कितने हैं? 6 हैं, सबको मिले हुए हैं। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं सबके पास बेटा फंडामेंटल राइट्स है। ये 6 राइट्स हैं और 6 के 6 बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी, राइट, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हो कि जरूरी है। अब एक एक करके हम इन 6 के 6 राइट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है बेटा राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब यही है कि इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, सबके सब इक्वल हैं,
ठीक है, किसी के भी साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे पहले अनटचेबिलिटी जैसे चीजें होती थी सोसाइटी में कि अरे अरे ये तो लोअर कास्ट का, ये तो बिल्कुल अनटचेबल है, इसको छुओ मत, इसको छुओगे तो आप एकदम खराब हो जाओगे। तो पहले ये सारी चीजें होती थी कास्ट को लेकर के, तो बड़ी लो कास्ट का है, इसके साथ मत रहो, इसके घर का पानी मत पियो। तो अब ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, सबके सब इक्वल है, उनके साथ कास्ट, कलर, रिलीजियन, इन सारी चीजों के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इसमें बोला गया कि भाई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अकॉर्डिंग स्टेट कभी भी किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद है बेटा राइट टू फ्रीडम। हाँ, राइट टू फ्रीडम है, ये यहाँ पे गलती से ये लिखा हुआ है, इसको काट देना, ये राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, क्या है ये, राइट टू फ्रीडम है। तो राइट टू फ्रीडम में किस चीज की बात की गई है, हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम भाई पीसफुली रह सकते हैं, बिना किसी हथियार वगैरह के हम बहुत पीसफुली रह सकते हैं। ठीक है, हम यूनियन बना सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं। अभी देखो बनी थी कॉकरोच जनता पार्टी, तो कैसे बन गई, फ्रीडम है इसीलिए तो बन गई, बनी ना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये, हम फ्री है, हम इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। अभी मैं दिल्ली हूँ, अगर मेरा मन करेगा कि चलो मैं तमिलनाडु घूम के आती हूँ तो मैं जा सकती हूँ, मेरा मन करेगा मैं महाराष्ट्र जाऊँ, मैं जा सकती हूँ। तो मैं इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूम सकती हूँ। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुझे इस बात की क्या देता है बेटा, परमिशन देता है, मेरा राइट है ये। इसके बाद क्या है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो बात मैंने आपको बोली भी कि मेरा अभी दिल्ली में घर है, लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं महाराष्ट्र में घर ले लूँ, मैं मुंबई में घर ले लूँ, बेंगलुरु में घर ले लूँ, तो मैं रह सकती हूँ जाके। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। मेरा जो मन चाहे मैं वो प्रोफेशन चूज कर सकती हूँ, मैं बिजनेस करना चाहूँ मैं बिजनेस कर सकती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती थी मैं टीचर बन गई, मेरा डॉक्टर बनने का मन होता तो मैं डॉक्टर बन जाती। तो ये सारी चीज़ों की हमें क्या है, फ्रीडम है। नेक्स्ट आता है बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जितने भी फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग ऑफ पीपल, इन सबको अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया है, बैन कर दिया है। अब आप चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, आप जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते। ठीक है, देखो एक लॉ भी बना दी गई है कि इंडिया में जिन भी बच्चों की एज 14 ईयर से कम है वो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइन, किसी भी रेलवे स्टेशन, कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते। और अगर किसी ने उन्हें जॉब दी या जबरदस्ती उनसे काम करवाया तो क्या होगा, उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये राइट दिया गया है सबको कि सब क्या करें, अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, अपनी रिलीजन को चूज करें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो सारा काम करें। तो ये क्या दिया गया है, ये क्या दिया गया है बेटा, ये राइट दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया गया है, ये राइट दिया गया है। ये गलत है बेटा, ये है राइट टू, एक सेकेंड, ये है बेटा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है ये, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेम ये भी वही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी रिलीजन वाला ही स्लाइड है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इंडिया बेटा एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। और ये बात बहुत सिंपली बेसिस में बोली गई है, आप इंडिया में किसी भी रिलीजन को अपना सकते हो, गवर्नमेंट या कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपका मन है आप हिंदुइज्म को फॉलो करो, आपका मन है आप सिखिज्म को फॉलो करो, आपका मन है आप इस्लाम को फॉलो करो या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। ठीक है, इंडिया हमेशा बात करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की और सेक्युलरिज्म की। आपको जो धर्म अपनाना है आप अपना सकते हो, इसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपके पास ये राइट है कि आप अपनी मर्जी से क्या करो, अपने रिलीजन को चूज करो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बेटा प्रोटेक्ट करता है लोगों के कल्चर को, रिलीजियस को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। देखो क्या बोला गया है
कि आप अपने कल्चर को अपने अकॉर्डिंग बनाओ, आप जिस भी तरीके से आपका कल्चर है आप अपने कल्चर को फॉलो करो, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप अपनी लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, जैसे हरियाणा वाले हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, सबकी अलग लैंग्वेज है, किसी की भोजपुरी है, किसी की मारवाड़ी है, तो सबकी लैंग्वेजेस अलग है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप अपने अकॉर्डिंग अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हो। उनके प्रोटेक्शन की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। वो कहता है कभी भी आपकी लैंग्वेज को लेकर, आपके कल्चर को लेकर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम बेटा एजुकेशनल राइट्स हैं। एजुकेशनल राइट बात करते हैं कि इंडिया में रहने वाले सभी सिटीजन्स को इक्वल एजुकेशन का राइट है। कोई मैटर नहीं करता कि आपकी कास्ट, रिलीजन, ये सब क्या है, आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हो। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, स्टार बना लो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है, संविधान का दिल बोला गया, हार्ट एंड सोल या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ठीक है। तो इसे ये क्यों बोला गया है? क्योंकि बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, जिसमें ये इंश्योर किया गया है कि अगर किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि उनके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट को कोई उनसे छीन रहा है, तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है। इसे सोल ऑफ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अंबेडकर जी ने ही कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, इसमें अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, कोई आपसे उन्हें छीन रहा है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। सो हमने यही पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, 6 हैं और सारे सिटीजन्स को मिले हुए हैं, ठीक है। एक है हमारे हीरो ऑफ हिस्ट्री सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। ये बेटा चेयरमैन थे ट्रेडिशनल कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। इनका जन्म हुआ था 14 मई 1883 इन पुडौर विलेज, आंध्र प्रदेश में, और इन्होंने बेटा एज अ एडवोकेट वर्क किया है मद्रास स्टेट में 1929 से 1944 तक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हमारी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के फॉर्मेशन में बहुत क्या दिया है? कंट्रीब्यूशन किया है। अब बेटा एक टॉपिक यहां मिसिंग है जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब बेटा ऐसी ड्यूटीज जो एज अ सिटीजन्स हमारा राइट है कि हम क्या करें, उन ड्यूटीज को फॉलो करें, हम उन चीजों को क्या करें एज अ सिटीजन्स, उन ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करें। जैसे कि बेटा टू ओबे अवर नेशनल फ्लैग, जैसे कि हम बेटा अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। नेशनल सॉन्ग की करें, ठीक है, नेशनल सॉन्ग की करें। जितने भी लॉज वगैरह बन रहे हैं, जितने भी लॉ वगैरह बन रहे हैं उनको फॉलो करें, गवर्नमेंट की बातें माने, बातें इन द सेंस की कुछ गलत बातें नहीं, बट ऐसी चीजें कोई लॉ बना रहे तो उन लॉज को फॉलो करें, ठीक है। रूल्स की रिस्पेक्ट करें, हमारे नेशन की रिस्पेक्ट करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, है ना, वंदे मातरम, जन गण मन, हमारा फ्लैग, तिरंगा, इन सब की रिस्पेक्ट करें। तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं जो हमें जरूर ही क्या करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। दैट्स इट, ये था आपका चैप्टर, और ये है हमारे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड। आप इसे स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।